हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विथ ओम में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण के 90 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप एक भी प्रश्न को मिस मत करिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पीछे पूछे जा चुके हैं। और हो सके तो ये सभी प्रश्न आप अपने नोट्स में अलग से ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों स्वरों का अपर दूसरा नाम हो जाएगा अच। क्या हो जाएगा दोस्तों? अच हो जाएगा। स्वरों का दूसरा नाम अच हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम फास्ट रिवीजन करेंगे, तो आप देखते हैं कितने प्रश्नों को हल कर लेते हैं अपने मन से। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। तो दोस्तों स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो वह है दोस्तों अच प्रत्याहार के अंतर्गत। किस प्रत्याहार के अंदर स्वर को गिना जाता है दोस्तों? अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है स्वरों को। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संस्कृत में स्वर कितने हैं? तो दोस्तों संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं दोस्तों संस्कृत में स्वर? 9 होते हैं संस्कृत में स्वर। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो नोट्स बनाते रहिएगा। हमारा प्रश्न है, संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं? दोस्तों संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं संस्कृत में मूल स्वर। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से है दोस्तों? अ, ई, उ, और हो गया री, और एक ठो हो गया री। तो यही 5 मूल स्वर हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कौन कौन है? तो दोस्तों संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? तो वह है दोस्तों ए, ओ, ऐ, औ। कौन है दोस्तों? ए, ओ, ऐ, औ। ये संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन सा स्वर्ग दीर्घ नहीं होता? दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार निम्न में कौन सा स्वर्ग दीर्घ नहीं होता? दोस्तों कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? तो वह है दोस्तों री। क्या दोस्तों? री दीर्घ स्वर नहीं होता। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप नोट्स में अपने लिखते रहिएगा। किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता? दोस्तों ए, ओ, ऐ, औ। ए, ओ, ऐ, औ का ह्रस्व स्वर नहीं होता। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। री और री। री और री आपस में सवर्णी वर्ण है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अ, आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह हो जाएगा दोस्तों कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा अ और आ का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ई, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तालु हो जाएगा छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब ये इन सभी प्रश्नों का नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है। दोस्तों छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? दोस्तों यह माना जाता है ओष्ठ। क्या माना जाता है दोस्तों? ओष्ठ माना जाता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, री, री का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों दंत। क्या हो जाएगा दोस्तों? दंत हो जाएगा री का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
यह दोस्तों छोटा री और बड़ा री का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? छोटा री और बड़ा री का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्धा हो जाएगा छोटा री और बड़ा री का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ए अय का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ए और अय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ तालु हो जाएगा ए और अय का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ओ औ का उच्चारण स्थान बताएं। तो दोस्तों ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों कंठ ओष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ और औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ ओष्ठ। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्वरों का आभ्यंतर। दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गए हैं। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो दोस्तों स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो वह होगा दोस्तों विवृत। क्या होगा दोस्तों? विवृत होगा स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, प्रश्न के बारे में डिटेल में कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप फास्ट रिवीजन करिएगा, अपने कॉपी में लिखते रहिएगा आप कितना सही कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन चारों में से कौन सा सवर्णी नहीं है? तो दोस्तों वह हो जाएगा ए और ओ। ए और ओ यह सवर्णी नहीं है। ठीक है, बाकी ई अ और अ री ये सवर्णी है। ठीक है, और ए ओ सवर्णी नहीं हो। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है हमारा। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा तो वह होगा दोस्तों उदात्त अनुदात्त स्वरित। क्या होगा दोस्तों? उदात्त अनुदात्त स्वरित होगा स्वरों का बाह्य प्रयत्न। याद रखिएगा दोस्तों, उदात्त अनुदात्त और स्वरित होगा स्वरों का बाह्य प्रयत्न। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। री के परस्पर कितने भेद हैं? तो दोस्तों री और री के परस्पर कितने भेद होते हैं? तो भेद होते हैं दोस्तों 30 भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। री और री के परस्पर कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? दोस्तों अ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो होते हैं दोस्तों 18 भेद। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 18 भेद होते हैं अ ई उ री वर्णों के। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा। ए ओ अय औ के कितने भेद होते हैं? ए ओ अय औ के कितने भेद होते हैं? तो वह भेद होते हैं दोस्तों 12। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 12 भेद होते हैं ए ओ अय औ के। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? तो दोस्तों स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों 3 प्रकार से। कितने प्रकार से दोस्तों? 3 प्रकार से स्वरों का विभाजन हुआ है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आप अपने मन में दोहराते रहिए, देखते हैं कितना प्रश्न आप सही कर लेते हैं। प्रश्न 23 है हमारा। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? तो वह है दोस्तों स्वर। स्वर को अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यह स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 है हमारा। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों द्विमात्रिक स्वर कौन से कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर कहते हैं त्रिमात्रिक स्वरों को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? दोस्तों किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? तो वह होता है दोस्तों प्लुत स्वरों का। किन स्वरों का? प्लुत स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? तो दोस्तों किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? अ ए ओ स्वरों की गुण संज्ञा होती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो दोस्तों किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? आ ए औ की। किसकी होती है दोस्तों? आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? तो यह की गई है दोस्तों चार सूत्रों में की गई है स्वर वर्णों की गणना। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों के वर्ग पूछ रहा है। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? स्पर्श व्यंजनों के वर्ग 5 हो जाएंगे। क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्ग हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन के। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ग व्यंजन है। दोस्तों प्रश्न है ग व्यंजन है। तो दोस्तों ग कौन सा व्यंजन है? तो यह स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन है ग। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतस्थ वर्ण है। तो दोस्तों अंतस्थ वर्ण कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो हो जाएगा दोस्तों य र लव। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतस्थ वर्ण क्या हो जाएगा? य र लव अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। और स ख सह ये उष्म वर्ण हो जाएगा। छत्र ग ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन है। तो अभी बताया मैंने दोस्तों ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन क्या हो जाएगा दोस्तों? स ह। क्या हो जाएगा दोस्तों? स ह ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इन प्रश्नों को लिखते रहिएगा। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? तो कौन से दोस्तों? ए ओ ऐ औ। ए ओ ऐ औ ह्रस्व स्वर नहीं होते। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों री। क्या हो जाएगा दोस्तों? री स्वर नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छ मिलकर बना है। तो दोस्तों छ मिलकर किससे बना है? तो वह बना है दोस्तों क और स के योग से। किससे बना है दोस्तों? क और स के योग से मिलकर बना है छ से क्षत्रिय। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतस्थ वर्ण है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से अंतस्थ वर्ण है। तो दोस्तों अंतस्थ वर्ण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों यड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा य व र ल। तो यह अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो दोस्तों वह हो जाएगा ज्ञ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञ हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि यह ज प्लस इ से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। हमारा 40 नंबर प्रश्न है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता? तो वह है दोस्तों ओ। क्या होगा दोस्तों? ओ इनमें से ह्रस्व नहीं होता। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो दोस्तों संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह है दोस्तों
4। संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अच प्रत्याहार की संख्या। दोस्तों स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है संस्कृत में, इसलिए अच लिखा गया। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी दोस्तों? स्वरों की संख्या 9 हो जाएगी संस्कृत में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऊष्म वर्ण नहीं है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऊष्म वर्ण नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों य। ठीक है, यह वर्ण ऊष्म नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों य। क्या हो जाएगा दोस्तों? य स्पर्श व्यंजन नहीं है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। दोस्तों क वर्ग के वर्ण क्या कहे जाते हैं? तो वह कहे जाते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। क्या कहे जाते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं क वर्ग के वर्ण। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब व्यंजन प्रकरण से हमारे शब्द प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 46 है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे कहलाते हैं। तो दोस्तों वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाएंगे दोस्तों? नीचे देखते हैं। तो दोस्तों वे कहलाएंगे व्यंजन। क्या कहलाएंगे दोस्तों? वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न है हमारा, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? तो दोस्तों उनको लिखा जाता है हलंत के साथ। किसके साथ लिखा जाता है दोस्तों? हलंत के साथ लिखा जाता है शुद्ध व्यंजन वर्ण। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। तो दोस्तों किसको कहा जाता है अर्धमात्रिक व्यंजन को? किसको कहा जाता है दोस्तों? व्यंजन को अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। त्रिमात्र सतु प्लूतो ज्ञेयो चार्धमात्रिकम, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या लिखा जाएगा? तो वह लिखा जाएगा दोस्तों व्यंजनम। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? व्यंजनम। आइए इसको पूरा पढ़ते हैं। त्रिमात्र सतु प्लूतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ठीक है, तो इसमें व्यंजनम भरा जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 50 है हमारा, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? दोस्तों किस में समाहित होते हैं? तो हल प्रत्याहार में। किस में दोस्तों? हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण समाहित होते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना सकूं। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 है हमारा, व्यंजनों का अपर नाम है। दोस्तों व्यंजनों का अपर नाम क्या है? तो वह हो जाएगा दोस्तों हल। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सारे व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 52 है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या। दोस्तों कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगी दोस्तों 33। क्या हो जाएगी दोस्तों? कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 33। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 है हमारा, कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? तो दोस्तों कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? तो 10 माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं दोस्तों। हैवरट से हल तक
सूत्रों में गिने गए हैं। दोस्तों हैवरट से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। तो क्या गिना गया है दोस्तों? तो व्यंजन, सभी व्यंजन गिने गए हैं हैवरट से हल तक। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? तो दोस्तों व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों 3 प्रकार से। कितने प्रकार से हुआ है दोस्तों? 3 प्रकार से हुआ है व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्यंजनों का भेद नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा व्यंजनों का भेद नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों ह्रस्व व्यंजन। क्या दोस्तों? ह्रस्व व्यंजन व्यंजनों का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है हमारा, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। दोस्तों स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजनों का भेद माना जाता है। तो वह माना जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या माना जाता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन भी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 58 है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों कंठ, ताल, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 है हमारा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपने मन में सोचते रहिए आप कितना प्रश्न सही हल कर ले पा रहे हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हमारा 60 नंबर प्रश्न है, कादयो मावसाना रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दोस्तों कादयो मावसाना रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या लिखा जाएगा? तो वह लिखा जाएगा दोस्तों स्पर्शाह। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? स्पर्शाह लिखा जाएगा। कादयो मावसाना स्पर्शाह। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 61 है हमारा, क से लेकर म तक के वर्ण कहे जाते हैं। तो दोस्तों क से लेकर म तक के वर्ण क्या कहे जाते हैं? तो वह कहे जाते हैं दोस्तों स्पर्श वर्ण। क्या कहे जाते हैं दोस्तों? क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं इसलिए उन्हें कहते हैं। दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों स्पर्श वर्ण। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 है हमारा, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो वह आते हैं दोस्तों यण प्रत्याहार के अंतर्गत। किस प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों? और यण प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतस्था रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों यड़ोह अंतस्था। क्या भरा जाएगा दोस्तों? यड़ोह अंतस्था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं दोस्तों। कितने हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन? 4। य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, यह यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? अभी बताया मैंने दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे दोस्तों य, व, र, ल। क्या हो जाएंगे दोस्तों? य, व, र, ल हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उष्माण रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों उष्म व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें भरा जाएगा दोस्तों सल। सल क्या हो जाएगा दोस्तों?
सल उस्माड़, क्या हो जाएगा दोस्तों, सल प्रत्याहार के अंतर्गत उष्म व्यंजन आते हैं, तो इसमें सल भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा दोस्तों, सल भरा जाएगा। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है दोस्तों, उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो वह हो जाएगी दोस्तों 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, स ह, ठीक है, स और ह, ये 4 हो जाएंगे उष्म व्यंजन। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 59 है हमारा, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों अभी बताया मैंने, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं दोस्तों सल प्रत्याहार के अंतर्गत। कौन से, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ऊष्म वर्ण। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 है हमारा, स ह इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है। दोस्तों इन व्यंजन वर्णों की परिगणना किस में होती है, तो वह होती है दोस्तों ऊष्म व्यंजन में। किस में होती है, ऊष्म व्यंजन में होती है, स ह, ठीक है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सभी के लिए और अच्छा वीडियो ला सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में सफलता पा सके, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उनके कहते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 72 है हमारा, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों मिश्रित या संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है, प। कौन सा नहीं दोस्तों, प मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों मिश्रित या संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, प धन स धन अ बराबर प, तो यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत हो, ठीक है। तो इस प्रश्न के हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 74, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग को कहा जाता है। दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है दोस्तों वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, यानी उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न है हमारा, चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। तो दोस्तों चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, च छ ज झ इ, ठीक है। च वर्ग में च छ ज झ इ व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 76 है, वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो यह वर्ग, कौन दोस्तों, यह वर्ग, यह वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आयोगवाह कितने हैं। दोस्तों आयोगवाह की बात हो रही है यहाँ पे, तो आयोगवाह कितने हैं, तो वह है 4। कितने हैं दोस्तों, 4 आयोगवाह वर्ण हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 78 है हमारा दोस्तों, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपध्वनिय, यह आयोगवाह है, ठीक है, यह सुमेलित है, यह सही है। छत्रज्ञ मिश्रित या संयुक्त व्यंजन है, यह भी सही है। कु चू टू तू पू, यह उदित है, यह भी सही है। य व र ल, यह अंतस्थ वर्ण है, यह भी सही है। आइए नीचे देखते हैं, एक और ऑप्शन दिया है, क से म तक, क से म तक स्वर वर्ण है। तो दोस्तों क से म तक स्वर वर्ण नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का एफ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 79 है हमारा, अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं। दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग
आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं आयोगवाह। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंग अह इत्यच्चः परा किम उच्यते। दोस्तों अंग और अह इत्यच्चः परा किम उच्यते, तो यह किसके अंग और अह किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो यह आता है अनुस्वार विसर्गो। ठीक है, यह अनुसार और विसर्ग होता है। ठीक है, अंग और अह अनुसार और विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण हैं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त कौन से वर्ण हैं? तो दोस्तों वह हो जाएगा अंग और अह। अंग और अह अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिह्वा मूलीय वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों जिह्वा मूलीय वर्ण कितने हैं? एक। कितने हैं दोस्तों? जिह्वा मूलीय वर्ण एक हैं। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 83, उपध्मानीय। ठीक है, उपध्मानीय। उपध्मानीय वर्ण कितने हैं दोस्तों? उपध्मानीय वर्ण कितने हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे दोस्तों एक। यह भी एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश्यो जिह्वा मूली रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों जिह्वा मूली वर्ण कौन से हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों त और थ। क्या हो जाएगा दोस्तों? त और थ। इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्गो दृश्यम जिह्वा मूली है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग दृश्यो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों क और ख किसके अंतर्गत आता है? तो वह आता है दोस्तों जिह्वा मूली। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? जिह्वा मूली क और ख के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रश्न था दोस्तों क, तो क ऐसे बना था। ठीक है, ए ऐसे बना था क और ख, तो ये दोनों जिह्वा मूलीय शब्द हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 86 है, री और री, छोटा री और बड़ा री की बात हो रही है दोस्तों, के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों जिह्वा मूली। क्या कहते हैं दोस्तों? जिह्वा मूली, यानी कि ऐसे जो बना रहता है, वो शब्द के आगे जो ऐसे बना रहता है उसको क्या कहते हैं? जिह्वा मूली। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 87, जिह्वा मूली क, यानी कि ऐसे जो बना रहता है क, जिह्वा मूली क और जिह्वा मूली ख, यानी कि ऐसे जिह्वा मूली ख, वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दोस्तों जिह्वा मूली क और ख वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो वह होता है दोस्तों जिह्वा मूल से। कहाँ से होता है दोस्तों? जिह्वा मूल से। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी वही प्रश्न है दोस्तों जिह्वा मूली का। तो जिह्वा मूली प, जिह्वा मूली प और जिह्वा मूली फ, जिह्वा मूली फ के पहले जो आधे विसर्ग, यानी कि दोस्तों जिह्वा मूली प जिह्वा मूली फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे कहा जाता है। यानी कि इसकी बात हो रही है दोस्तों, ये आधे चिन्ह है, इसकी बात हो रही है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों उपध्मानीय। क्या कहते हैं दोस्तों? उपध्मानीय। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उपध्मानीय प फ वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों उपध्मानीय प फ वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओष्ठ हो जाएगा उपध्मानीय प फ वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे लास्ट प्रश्न आता है, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? दोस्तों किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? तो अभी मैंने इस प्रश्न को बताया था दोस्तों। अगर ये प्रश्न आपको याद हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपने हम प्रश्न समाप्त करते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम।